हाँ, बढ़ते हैं अपन आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज सेक्शन 4 और उसके बाद 5। बैरेट में सेक्शन 4 निकालिए जरा। एक बार रीडिंग करते हैं प्लेन प्रोविजन की, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि क्या। आनंद, चैट पे भेज देना बेटा डाउट्स जो हैं तुम्हारे, है ना। चैट पे भेज देना, उसको देख लेंगे अपन। अगर इट विल बी ऑफ द नेचर की सबके लिए वो जरूरी है तो आई डील इट इन दी क्लास, अदरवाइज अपना जो सेशन होगा सीपीसी का अलग से डाउट वाला, उसमें आई डील, है ना। हाँ, काउंटर क्लेम की अनुप्रिया, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही क्योंकि काउंटर क्लेम फाइल होता है तो वही डेट होगी। सेक्शन 4 पढ़िए। एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। प्रीलिम्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्री में आता है। ठीक। Where the prescribed period for any suit, appeal, or application expires on a day when the court is closed. The suit, appeal, or application, underline कर लीजिए, the suit, appeal, or application may be instituted, preferred, or made on the day when the court reopens. अब मान लीजिए कि मेरा जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है कॉज ऑफ एक्शन का, वो खत्म एक ऐसे डे पे हो रहा है जिस दिन कोर्ट बंद है। संडे है मान लीजिए, उस दिन कोर्ट बंद है। जैसे 31 दिसंबर को मान लीजिए मेरा बंद, कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो रहा था, 31 दिसंबर 2021 मान लीजिए, दिस वॉज द डे। आखिरी दिन था जिस दिन में, इस दिन भी मैं फाइल कर सकता था, दिस वॉज द लास्ट डे। लेकिन इस दिन द कोर्ट इज क्लोज्ड, कोर्ट इज क्लोज्ड, कोर्ट बंद है। तो इसके लिए सेक्शन 4 कहता है कि अगले दिन जब भी खोले, मान लीजिए 4 दिन के लिए कोर्ट बंद है, कोविड में बहुत दिनों के लिए बंद रहा, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए कोर्ट बंद है, दशहरे की 10 दिन की छुट्टी, विंटर वेकेशन चल रहे हैं 15 दिन के, मान लीजिए समर वेकेशन चल रहा है 1 महीने। तो जिस भी दिन, अगला जिस भी दिन रीओपन होगा, मान लीजिए इसके बाद 1 जनवरी को ही रीओपन हो गया 22 में, या मान लीजिए 6 जनवरी को ओपन होता है, और 6 जनवरी को ओपन हो रहा है 2022, तो जिस दिन भी रीओपन हो रहा है उस दिन सिर्फ, ये एक बात इधर समझना सेक्शन 4 के बारे में, सिर्फ उस दिन मैं फाइल कर सकता हूं जिस दिन रीओपन हो रहा है अगला, सिर्फ उस दिन। कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है मुझे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मेरा खत्म हो चुका है उसी दिन, जिस दिन खत्म होना था, 31 दिसंबर। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो मुझे मिल रहा है कि अब जब भी खुलेगा उस पहले दिन, जिस दिन भी खुले उस दिन मैं लाऊंगा तो मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। ये एक्सेप्शन है, दिस इज नॉट एन एक्सक्लूजन। कि मान लीजिए 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक मान लीजिए बंद रहा, तो क्या मुझे 7 दिन का एक्सक्लूजन मिलेगा? 6 जनवरी को खुलेगा तो क्या 7 दिन और मेरे पास आ गए? ऐसा नहीं होगा। इस बात को समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? ये बहुत जरूरी है इफेक्ट्स जानने के लिए, इसलिए इस बात को समझ लेना बहुत हिंदी में। आप समझ रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन लिखा है, अगले दिन में फाइल में इंस्टीट्यूट कर सकता हूं बस। ऐसा एक्सक्लूजन नहीं लिखा है कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उतना समय। यस, नो, कुछ समझ में आया ये क्या बताना चाह रहा हूं आपको? एवरीवन? यस? मेघा नहीं? ओके। जिनको नहीं आया, एक अपन एक्सक्लूजन पढ़ के, ये समझना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना। देखिए सेक्शन 4 एक बार फिर पढ़ता हूं। वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड।
द suit appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopen. उस दिन आप एप्लीकेशन ला सकते हैं, बस इतना दिया है, बस इतना दिया है कि उस दिन आप ला सकते हैं। सेक्शन 5 एक बार देख लीजिए। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन of order 21 of the code of civil procedure may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. अब यहां पे एक्सक्लूजन की बात है कि सफिशिएंट कॉज था तो उतना टाइम का एक्सक्लूजन। ये जो मैं समझा रहा हूं नवीन, जो तुम्हारा डाउट है कि डिफरेंस क्या होगा इस बात से, डिफरेंस ये होगा जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक कोर्ट बंद है। अब ये टोटल मिला के 7 दिन हो गए, तो मेरा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आगे नहीं बढ़ा है मेरा। मुझे सिर्फ ये एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगला जिस भी जब भी खुले उस दिन ले आना। इसका इफेक्ट ये है कि जो बाकी की डिसेबिलिटीज हैं आगे अभी आपको मिलेंगी, जैसे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 कहता है कि अगर आप कुछ पीरियड के लिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थे बीच में, उतना पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, उतना पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा कैलकुलेशन में, मतलब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बढ़ जाएगा। अगर मेरा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, तो अब ये 6 को खत्म होगा या 7 को खत्म होगा, 7 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इस 7 दिन एक्स्ट्रा देना या उस दिन सिर्फ अलाउ करने में डिफरेंस ये है कि अगर इस 7 दिन के बीच में मुझे कोई दूसरी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो मुझे फिर उसका एक्सक्लूजन मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? जब मेरा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बढ़ रहा है 31 से 7 दिन। अगर इस 7 दिन के बीच में मुझे कोई दूसरा एक्सक्लूजन का क्लॉज मिल जाता है, तो वो मैं अवेल कर सकता हूं। वो सिर्फ मैं कब कर सकता हूं? जब ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बढ़ा। बट सेक्शन 4 आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बढ़ाता नहीं है, वो सिर्फ आपको इतनी फैसिलिटेट कर रहा है, इस चीज से फैसिलिटेट कर रहा है कि जो आप 31 को करने वाले थे वो 7 को कर दीजिए। 7 दिन में अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट नवीन। ओके, यू गॉट दिस राइट। अभी नहीं भी समझ में आया है बहुत ज्यादा तो घबराने वाली बात नहीं, अभी जब एक्सक्लूजन पढ़ेंगे तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। जिनको आ गया है, अच्छी बात। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल पॉइंट था, दो इसको मैं दोबारा भी कनेक्ट करूंगा। अभी जब एक्सक्लूजन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपके समझ में आएगा। अगर आप जीवन में पहली बार लिमिटेशन एक्ट का नाम सुन रहे हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है आपको ये समझने में। ऐश्वर्या का कोई डाउट है? If when the court is having 2 days off and I also have 2 days left for filing, then when the court reopens, will I get? नहीं 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 नहीं। उससे मतलब ही नहीं ना भाई। आप तो खत्म होने वाली बात देखोगे ना ऐश्वर्या। When the court is having 2 days off and I also have 2 days left, तो अपन तो आखिरी दिन देखेंगे। जो आपका आखिरी दिन था, क्या उस दिन कोर्ट बंद था? अगर उस दिन कोर्ट बंद, भले उसके पहले कुछ भी बंद रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पहले कितने भी दिन बंद रहा हो, उससे बीच में भी हो सकता है। मान लीजिए 3 साल का है, अब इस 3 साल के बीच में तो कितने ही दिन बंद रहा होगा ना, तो वो सब आप नहीं ले सकते। ये सिर्फ उसके लिए है, आपका आखिरी दिन, आपके प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का आखिरी दिन, बस। उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, 2, 5, 4, 6 ना। सिर्फ आपको इतनी फैसिलिटी दे दी है कि अगला जब भी रीओपन हो, बस उस दिन आके आप फाइल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाएगी या सूट आपका फाइल हो जाएगा, बस। आई होप यू गॉट दिस। ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। A court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, if during any part of its normal working hours it remains closed on that day। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दिन, मान लीजिए जिस दिन मेरा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो रहा है, उस दिन हाफ डे हो गया कोर्ट का, आधे दिन वर्किंग था आधे दिन नहीं, तो उसे बंद ही माना जाएगा। अगर 1 घंटा भी कम फंक्शन किया है कोर्ट ने, अगर 1 घंटे के लिए भी कोर्ट उस नॉर्मल वर्किंग आवर में बंद रहा है, तो उसे क्लोज्ड ही माना जाएगा। ये कहता है एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गॉट दिस। A court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part, 2 घंटे 5 घंटे whatever, किसी भी पार्ट के लिए अगर कोर्ट बंद रहा है तो उस दिन बंद ही माना जाएगा। कहने का मतलब
कोर्ट की फुल वर्किंग तभी मानी जाएगी जब वो पूरे प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर में फंक्शनिंग रहा है, अदरवाइज उसे बंद माना जाएगा। ठीक, दिस इज सेक्शन 4। इसके भी मैं आपको पूरे डिटेल्ड नोट्स दे दूंगा, जितनी बातें मैंने आपको समझाई अभी इन चीजों के भी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 5। इस पे बढ़ेंगे, पहले सेक्शन 4 लिख लीजिए, उसके बाद सेक्शन 5 पे आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सेक्शन 4, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन 4 और इसमें लिखिए, section 4 is an exception provided. Section 4 is an exception provided against the prohibition of. Section 4 is an exception provided against the prohibition of Section 3. Provided against the prohibition of Section 3. Full stop. Since it is an exception, since it is an exception, it has to be given a narrow interpretation. Since it is an exception, it has to be given a narrow interpretation. Full stop. According to section 4, according to section 4, if the court was closed on, according to section 4, if the court was closed on the last day of limitation, on the last day of limitation, then the suit application or appeal, then the suit application or appeal can be filed on, then the suit application or appeal can be filed on the day when the court can be filed on the day when the court next reopen, when the court next reopens. Full stop. The court will be said to be closed. The court will be said to be closed not only when the court is closed, not only when the court is closed for the whole day, not only when the court is closed for the whole day, rather also, rather also, when the court is closed for, rather also, when the court is closed for some part of the, rather also, when the court is closed for some part of the normal working hours, some part of the normal working hours of the day, part of the normal working hours of the day, full stop. The court will be said to have reopened, the court will be said to have reopened on the day when, the court will be said to be have reopened on the day when it remains open, on the day when it remains open for the entire normal, for the entire normal working of the day, for the entire normal working of the day, and is functional, for the entire normal working of the day and is functional. Full stop. The term court, the term court used under section 4 means, the term court used under section 4 means proper court, means proper court. प्रॉपर कोर्ट मतलब जिसका jurisdiction हो आपके सूट पे।
नेक्स्ट पैरा लिखिए। द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 4, the declaration under section 4 is an enabling provision. The declaration under section 4 is an enabling provision, and it does not provide for and it does not provide for any extension, and it does not provide for any extension of the prescribed period, and it does not provide for any extension of the prescribed period. Rather, it provides only for, rather, it provides only for a limited exception. Rather, it provides only for a limited exception. That is, the prescribed period will be, that is, the prescribed period will be said to have been, that is, the prescribed period will be said to have been lapsed. The prescribed period will be said to have been lapsed on the day when, on the day when actually the prescribed period, on the day when actually the prescribed period got over. On the day when actually the prescribed period got over. But still the suit, but still the suit, application or appeal, but still the suit, application or appeal will be allowed to be filed, will be allowed to be filed on the day when, will be allowed to be filed on the day when the court reopens. On the day when the court reopens. Full stop. The permission is only for, the permission is only for that day. The permission is only for that day. ब्रैकेट में लिख लेना, डेट ऑफ रीओपनिंग, सिर्फ उस दिन के लिए है परमिशन, डेट ऑफ रीओपनिंग, and not for any day, and not for any day subsequent to that day, and not for any day subsequent to that day. Full stop. The period during which the court was closed, the period during which the court was closed cannot be excluded. The period during which the court was closed cannot be excluded or added, cannot be excluded or added to the prescribed period. Cannot be excluded or added to the prescribed period. Full stop. तो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट पे। ये जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये एक्सक्लूजन की तरह ट्रीट नहीं होंगे। उतना समय और नहीं मिला है आपको, उतने दिन का समय आपको नहीं मिला है। मान लीजिए आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो खत्म हो रहा था, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को, और 1 जनवरी को मान लीजिए, 1 जनवरी से 8 जनवरी तक मान लीजिए कोर्ट बंद है, और आपका एक को ही आखिरी दिन था पीरियड ऑफ लिमिटेशन का। अब मान लीजिए कोर्ट रीओपन जो हुआ है वो लेट्स से 8 तारीख को हुआ, 8 जनवरी, 7 तक कोर्ट बंद था, 8 जनवरी को रीओपन। आपको परमिशन सिर्फ ये दी गई है कि उस दिन की वजह आप 8 तारीख को, जिस दिन भी कंप्लीटली फंक्शनल रहा है पूरे दिन, 8 जनवरी, इस दिन आप फाइल करेंगे तो करने दिया जाएगा। आपको 7 दिन का एक्सटेंशन नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। आपको 7 दिन का एक्सटेंशन नहीं मिला है। इसके इफेक्ट के बारे में जो आपको मैं बता रहा था, अगर ये 7 दिन का एक्सटेंशन माना जाए
तो इस पीरियड में कभी मान लीजिए 5 तारीख 6 तारीख अगर आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गए, तो अब जब तक आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड रहेंगे उतने पीरियड का आपको एक्सक्लूजन मिल जाएगा सेक्शन 6 में। वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को नहीं बढ़ा रहा है। वो तो इसी दिन खत्म हो गया, ये 1 जनवरी को। अगर हम कहें कि आपको एक्सक्लूजन मिला है 8 तारीख तक का, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपका बढ़ गया, 1 की जगह 8 तक बढ़ा दिया है, तो इस 1 से 7 के बीच में अगर आपको कोई दूसरी लीगल डिसेबिलिटी लीगल डिसेबिलिटी होती है, तो वो डिसेबिलिटी का पूरा पीरियड और ऐड होगा। बट ऐसा सेक्शन 4 के केस में नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट एन एक्सक्लूजन। ये सिर्फ एक अनेबलिंग प्रोविजन है जो आपको इनेबल कर रहा है कि भैया उस दिन कोड बंद था, जिस दिन आखिरी था, तो आप किसी अगले दिन जिस दिन भी रीओपन होगा उसी दिन बस आपको देना है। ये एक्सटेंशन नहीं है इतने दिन का, 8 दिन का। ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए उस दिन बंद था, 8 दिन बाद खोला है, तो 8 दिन का एक्सटेंशन नो। ये बात अब किस किस को समझ में आ गई है? ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये किस किस को अभी समझ में आ गई है? ऑल राइट, गुड, आ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस पॉइंट पे। देखो भैया, शॉर्ट नोट 4 नंबर 6 नंबर इन सब में आ सकता है, ठीक है। 4 4 नंबर के 6 6 नंबर के आरजेएस में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एमपी वाले भी पूछने लगे, बाकी स्टेट में भी आता है। सब इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 3 4 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केस लिखिए, मकबूल अहमद वर्सेस ओंकार प्रताप नारायण सिंह। मकबूल अहमद, केस का नाम लिखिए, मकबूल अहमद वर्सेस ओंकार प्रताप नारायण, ओंकार प्रताप नारायण सिंह, 1935। ओमकार प्रताप नारायण सिंह, 1935। दूसरा केस लिखिए, श्री अमरचंद इनानी, श्री अमरचंद इनानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अमरचंद इनानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1973। दैट इज 1973, 1973। फर्स्ट का था, पहले केस का 1935 था चंचला, पहले केस का 1935, इसका है 1973। तो लिखिए, इट वॉज हेल्ड दैट, it was held that even if a party takes, it was held that even if a party takes, it was held that even if a party takes the benefit of section 4, it was held that even if a party takes the benefit of section 4, the prescribed period will be said, the prescribed period will be said to have lapsed. It was held that even if a party takes the benefit of section 4, the prescribed period will be said to have lapsed already, will be said to have lapsed already, and hence, and hence, when the suit was filed, and hence, when the suit was filed on the day of reopening, and hence, when the suit was filed on the day of reopening, it will be said that, it will be said that the suit was filed, it will be said that the suit was filed after the lapse of, it will be said that the suit was filed after the lapse of prescribed period, after the lapse of prescribed period. And now when subsequently, and now when subsequently the plaintiff seeks to claim, and now when subsequently the plaintiff seeks to claim
the benefit, plaintiff seeks to claim the benefit of any exclusion provision, seeks to claim the benefit of any exclusion provision, then the benefit will not be available. Then the benefit will not be available to plaintiff. Then the benefit will not be available to plaintiff. As for the application, as for the application of any provision, as for the application of any provision on exclusion, as for the application of any provision on exclusion, the original suit, the original suit, appeal or application, the original suit, appeal or application should have been filed, should have been filed within the prescribed period, should have been filed within the prescribed period. और हम तो कह रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड पहले ही खत्म हो चुका है आपका, 1 जनवरी को ही खत्म हो चुका है। अब 4 जनवरी को अगर आप लीगली डिसेबल भी हो गए, दो आपके पास राइट था कि आप 8 जनवरी को कोर्ट जा सकते थे। अगर बीच में 4 या 5 जनवरी को आप लीगली डिसेबल हो गए हैं, तो ये बेनिफिट आप भले ही ले रहे थे, अब एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा उससे ज्यादा समय का आपको, क्योंकि जो एक्सक्लूजन है वो तभी मिलता है जब विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आप डिसेबल होते हैं, और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपका 1 जनवरी को ही खत्म हो चुका है। तो जैसा कि आप लोगों ने कंफर्मेशन दिया है दैट यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए, सो दैट वाज सेक्शन 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार सेक्शन है ये भी। एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, जिसको सफिशिएंट कॉज भी कहा जाता है। इस सेक्शन को सफिशिएंट कॉज भी कहा जाता है। देखिए, एनी अपील और एनी, अब ध्यान देना एक एक चीज पे, एक एक वर्ड पे इस सेक्शन के। अभी तक अपन जो पढ़ते आ रहे थे वहां अपन पढ़ रहे थे सूट, अपील और एप्लीकेशन, तीनों चीजें। अब इधर देखिए क्या क्या लिखा है। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी कौन सी, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। क्या है भैया 21 ऑफ सीपीसी? एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन को छोड़ के बाकी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। may be admitted after the prescribed period, may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause, that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. Explanation: the fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice, or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section. चलिए एक्सप्लेनेशन के बारे में अभी बात करते हैं। पहले समझिए मेन प्रोविजन। सबसे पहले तो सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी देखिए कि किन किन केसेस में आप सेक्शन 5 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए लिखा है अपील में ले सकते हैं, अपील के केस में, और दूसरा लिखा है किसी भी एप्लीकेशन के केस में आप ले सकते हैं बेनिफिट, अदर देन अदर देन अदर देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा ये आपको, बाकी में मिल जाएगा सफिशिएंट कॉज का एक्सेप्शन आपको। सो मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होने के बाद भी एडमिट हो सकती है, अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें कि आपके पास सफिशिएंट कॉज था जिसने आपको प्रिवेंट कर दिया था ये एप्लीकेशन लेके आने से या अपील लाने से। अब भैया सफिशिएंट कॉज क्या होगा, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट विल डिटरमाइन कि क्या है सफिशिएंट कॉज। सबसे पहला प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन जो बनता है इधर से वो यही कि सेक्शन 5 किस पे अप्लाई होता, किस पे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सूट पे अप्लाई नहीं होता और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। यस, क्लियर है ये? कारण समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं अप्लाई होता?
सूट पे और एग्जीक्यूशन पे, ये एप्लीकेशन पे क्यों नहीं अप्लाई होता सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज? अपील में कर रहे हैं, बाकी की किसी एप्लीकेशन में कर रहे हैं आप, सूट में क्यों नहीं दे रहे हैं सफिशिएंट कॉज? क्या कारण हो सकता है इसका एक्सक्लूड कर देने का? कारण समझ लेंगे तो रट के नहीं जाना पड़ेगा। बताइए भाई, कोई कोई आइडिया? राइट हैज, नहीं 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 नवीन, नहीं। पुट एन एंड टू लिटिगेशन, अरे ये तो वही वाली कुटी दे दी ऐश्वर्या ने, तो नहीं बेटा। यू आर नॉट सपोज टू, अरे नहीं। तो फिर देखिए सफिशिएंट कॉज है, इसीलिए वो सो नहीं रहा था। मतलब क्या, भाई वो आया तो है, उसका सफिशिएंट कॉज था जिसने उसको देखिए ये सफिशिएंट कॉज कुछ समय के लिए आपको प्रिवेंट कर सकता है। अगर आप एक चीज ध्यान दें, अगर आप लिमिटेशन पीरियड देखेंगे ना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अपील का पीरियड ऑफ लिमिटेशन नॉर्मली होता है 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, ऐसा। कितना होता है इधर नॉर्मली अपील में? कहीं 30 दिन मिलते हैं, कहीं 60 दिन मिलते हैं, कहीं 90 दिन, ऐसा मिलता है इन एप्लीक बाकी एग्जीक्यूशन के अलावा एप्लीकेशन में भी सेम केस है। मगर सूट वूट फाइल करने का लिमिटेशन या एग्जीक्यूशन का देखोगे, 3 3 साल, 3 साल, 12 साल, 20 साल, ऐसा। तो ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट समय आपको दिया गया है। अब उसमें आपके पास कुछ समय के लिए होगा ना सफिशिएंट कॉज, बाकी में क्या कर रहे थे? आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि भैया वो सफिशिएंट कॉज कुछ समय के लिए, ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है, यहां ऑलरेडी लिमिटेशन ऑफ पीरियड बहुत है सूट फाइल करने के लिए, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल करने के लिए। इधर नॉर्मली समय कम होता है, वेर यू मे बी प्रिवेंटेड बाय अ सफिशिएंट कॉज। लेकिन अब यहां से एक सवाल और मेरा अराइज होता है कि मान लीजिए देखिए अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सेक्शन 5 में अपन क्या क्या विचार करेंगे, किन किन बातों पे आपको गौर करना है इसमें। तो अब एक चीज आपको ये गौर करनी है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि डीजेस वीजेस के अगर आप पेपर दे रहे हैं या हरियाणा भी स्पेशली, तो लिमिटेशन से बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एप्लीकेशन बेस्ड, सीधे सीधे आपको फैक्ट्स दिए रहेंगे एंड यू हैव टू डिटरमाइन। तो अगर मान लीजिए कि आखिरी दिन में मेरे पास सफिशिएंट कॉज है, जैसे मान लीजिए मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा था सूट फाइल करने का। अब मान लीजिए मेरा एक बहुत भयानक एक्सीडेंट 31 दिसंबर को हो गया, ये मेरा लास्ट डे था, ये भी वैलिड था, चलो इसको फॉर क्लैरिटी इसको कर देता हूं, मान लीजिए 5 जनवरी, मान लीजिए 5 जनवरी था 21, और 31 दिसंबर को न्यू ईयर के चक्कर में 31 दिसंबर 2020 को मेरा एक भयानक एक्सीडेंट होता है, और बहुत हो चुका है एक बार, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं आप, ठीक। 5 जनवरी भी निकल गई, अब ठीक होने में समय लगा, कभी 15 15 जनवरी के बाद कभी मैं सही हुआ, उसके बाद मैं कोर्ट के पास पहुंचा, और मैं कोर्ट से कहता हूं साहब सफिशिएंट कॉज था मेरे पास, आई कुडंट कम टू द कोर्ट टू फाइल द सूट। और मान, सॉरी, अपील और एनीथिंग, अपील और ये सूट पे तो खैर एप्लीकेबल ही नहीं है ऐसी। मान लीजिए अपील फाइल करने में इतने, और मान लीजिए जो लिमिटेशन पीरियड था वो था 90 दिन का अपील फाइल करने का, 90 डेज। तो क्या जज साहब मुझसे ये बोल सकते हैं कि बेटा उसके पहले क्या कर रहे थे? ये तो 5 ही दिन हुए ना, 5 ही दिन हुए, बाकी के 85 या 80 82 दिन जीवन में क्या कर रहे थे तुम? क्या कोर्ट भगा सकता है इस ग्राउंड पे कि पहले का समय क्या कर रहे थे? पहले आना चाहिए। नहीं, करेक्ट। वो आखिरी दिन भी जो मेरा है ना, वो भी मेरा राइट है फाइल करने में, वो मेरी मर्जी है कि मुझे आखिरी दिन आना है या पहले आना है। वो राइट एग्जिस्ट करता है टिल द लास्ट डेट, और उसके पहले, इमीडिएटली पहले भी मुझे किसी सफिशिएंट कॉज ने प्रिवेंट कर दिया है, तो सेक्शन 5 का बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। सेक्शन 5 का बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। कोर्ट मुझसे ये नहीं बोलेगा
कि क्यों एकदम तुम उसी समय क्यों आने वाले थे, बाकी के 80-85 दिन तुमने क्या किया? अरे तो जीवन में दूसरे इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, ये कोई कॉलेज का असाइनमेंट थोड़ी। या कॉलेज के असाइनमेंट में भी जैसे आपने देखा होगा टीचर्स आपसे, मान लीजिए 2 महीने का समय था आपके पास असाइनमेंट सबमिट करने का, और आखिरी के एक हफ्ते में आपका एक्सीडेंट हुआ, आप टीचर के पास गए कि सर एक्सीडेंट हो गया था इसलिए नहीं फाइल कर पाए। तो टीचर पूछेगा बेटा कब हुआ था, आपने अगर बता दिया कि एक हफ्ते पहले, तो वो सीधा यही बोल देगा आपसे कि बाकी 2 महीने से क्या कर रहे थे तुम। तो उनको बताइए सर असाइनमेंट के अलावा जीवन में और काम है कि नहीं हमारे, बहुत जरूरी। इतनी मुश्किल से क्लैट लैट की तैयारी करके हॉस्टल में आए, कॉलेज निकाला बढ़िया, असाइनमेंट बनाने आए हैं क्या इधर? जीवन में और भी तो कहाँ ऐश्वर्य, टीचर्स नहीं मानते हैं, आई नो दिस, आई नो योर पेन। टीचर्स इस बात को नहीं मानते हैं। कोर्ट मानेगा, लेकिन आपका अधिकार था आखिरी दिन डेडलाइन तक फाइल करने का, उसके बीच में कोई सफिशिएंट कॉज आ गया, दैट इज विद इन योर राइट। टीचर तो नहीं मानेगा, वो तो कहेगा कि पहले क्या कर रहा था। अब टीचर ये नहीं समझता है ना कि कॉलेज असाइनमेंट बनाने के लिए थोड़ी आते हैं, और भी जीवन में बहुत जरूरी क्रियाकलाप थे हमारे जो हमें करने थे। असाइनमेंट तो आखिरी दिन, अब वो टीचर को कौन समझाए कि जुगाड़ ही नहीं हो पाई असाइनमेंट की, किसी का छाप दे हम लाके। ये दिक्कत थी उधर, कि बाकी किसी ने बनाया ही नहीं जिसका उठा के हम छाप दे। लेकिन हाँ बॉबी करके देखना बेटा कॉलेज में एक बार, ये कहना सर आखिरी दिन तक मेरा राइट है फाइल करने का, क्यों मैं पहले कर दे। तो भाई लॉ की ये बात ध्यान रखिएगा कि लॉ आपसे ये नहीं, कोर्ट आपसे ये नहीं बोलेगा। अब नया नया जुडिशरी निकाला, मान लीजिए ओवर एक्साइटेड रहती जनता उस समय, नए नए कोई बने हैं अभी जज, तो वो जबरदस्ती डिस्क्रिशन दिखा रहे हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आए। अरे भाई उसका जीवन है और भी काम है उसके पास, यही बच्चा है बस। तो लास्ट डे के पहले भी अगर आप, लास्ट 2 दिन में भी आपको किसी सफिशिएंट कॉज ने प्रिवेंट किया है, तो आपको बेनिफिट दिया जाना चाहिए सेक्शन 5 का, ये सेक्शन 5 कहता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि उसके पहले आप क्या कर रहे थे, और वैसे इसीलिए सूट और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत समय होता है, सालों का समय है नॉर्मली उधर, इसलिए उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। आई होप अब आपको हमेशा याद रहेगा कि सेक्शन 5 कहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपको कारण बहुत अच्छे से पता है क्यों नहीं अप्लाई होता। अब 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें देखिए सेक्शन 5 की, 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जिन पे अपन बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है 5 में, अभी बहुत अच्छे से मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। नहीं, उसके पहले का बिल्कुल जरूरी नहीं है चंचला सफी, वही तो मैं कह रहा हूं, उसके पहले का क्या किया हमने क्या नहीं किया, दिस इज नन ऑफ योर मैटर, नन ऑफ योर बिजनेस। भैया आखिरी दिन भी अगर हमें किसी सफिशिएंट कॉज ने प्रिवेंट कर दिया है तो दैट इज वैलिड, उसके पहले हम जो कर रहे थे करने दीजिए। इतनी डेमोक्रेसी अभी बची है अपने देश में, उसके पहले का आपसे सवाल नहीं होगा कि आप क्या कर रहे थे। देखिए 5 की लैंग्वेज से 2-3 सवाल आते हैं जहन में, उनको पढ़ते हैं। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मे बी एडमिटेड। अब ये मे का गेम समझना इधर सेक्शन 5 में, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preventing the appeal or making the application within such period। देखिए अब यहां जब आप कोर्ट के पास समय अवधि खत्म होने के बाद पहुंचते हैं, कोई अपील लेके या कोई एप्लीकेशन लेके, जब आप कोर्ट के पास पहुंचते हैं तो आपको दो बातें सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। इधर पे दो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के, इसको ध्यान से समझ लेना इन दो डिस्क्रिप्शन को। पहला डिस्क्रिप्शन कोर्ट का ये है कि जो कॉज आप दे रहे हैं वो सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है। भाई जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, इफ द appellant और द एप्लीकेंट satisfies द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज, तो जो कॉज आप बता रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं। तो पहला डिस्क्रिप्शन कौन सा है, सफिशिएंट कॉज, कि जो कॉज आप दे रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। द कोर्ट विल डिसाइड वेदर योर कॉज इज सफिशिएंट और नॉट, पहली चीज ये।
अगर मान लीजिए कोर्ट इस पे अग्री हो भी गया कि ठीक है, ठीक है तुम्हारा कॉज सफिशिएंट है, तो क्या मैंडेटरी है कोर्ट अलाउ करे अंडर सेक्शन 5? अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया दैट योर कॉज इज सफिशिएंट, तो क्या मैंडेटरी है फॉर द कोर्ट कि वो आपकी एप्लीकेशन या अपील एडमिट करे? नहीं है मैंडेटरी, क्योंकि द वर्ड मे हैज बीन यूज्ड। ये जो लिखा है ना, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मे बी एडमिटेड, तो एक वो डिस्क्रिप्शन और एक ये। तो पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू हैड अ सफिशिएंट कॉज। ये हो भी गया प्रूफ तो भी जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि इधर लिखा है मे, शैल नहीं लिखा है। तो एक और डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, पहले आपने ये तो सेटिस्फाई कर दिया कि आपका कॉज सफिशिएंट है, जरूरी नहीं कि आपके पास सफिशिएंट कॉज था तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट देन, देना है कि नहीं देना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, इस बात को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस सेक्शन का। इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डीजेस वीजेस जैसे एग्जाम्स में। यस, ऑल राइट, चलिए। तो अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने सफी, क्यों होगा ऐसा, क्यों कोर्ट करेगा, एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। मान लीजिए एक वाइफ ने डिवोर्स का की पिटिशन फाइल करी है, डिवोर्स पिटिशन एक फाइल हुई है और डिवोर्स ग्रांट हो गया। मान लीजिए वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी है और मान लीजिए ग्रांट भी हो गया, ठीक है। अब हस्बैंड को मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे वो, डिवोर्स के लिए दे दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। अब मान लीजिए अपील का समय है हस्बैंड के पास, इसके अगेंस्ट अपील करने का राइट था हस्बैंड के पास। उस ड्यूरेशन में हस्बैंड अपील नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम सफिशिएंट कॉज, भयानक एक्सीडेंट हो गया था, कोविड हो गया था, वट। मान लीजिए ये नहीं कर पाया अपील फाइल, लेट्स से 90 दिन का पीरियड था, उस 90 दिन में ये फाइल नहीं कर पाया। 90 दिन का टाइम जैसे ही खत्म हुआ, लैप्स हो गया, वाइफ ने दूसरी शादी कर ली विद अ पर्सन ए। इन दोनों की शादी हो गई। अब भाई बोनाफाइड था उनकी तरफ से दोनों का कि भैया डिवोर्स हो गया है, और जो पीरियड था अपील के लिए उसमें अपील प्रेफर नहीं हुई है, सो दोनों ने शादी कर ली बोनाफाइड उस पर। अब हस्बैंड का जो कॉज है वो भले ही सफिशिएंट है, बात समझिएगा, हस्बैंड का जो कॉज है वो भले ही सफिशिएंट है, क्या कोर्ट अलाउ करेगा अपील, करना चाहिए क्या? बताएं आप अपने प्रूडेंस से, क्या कोर्ट अलाउ, कोर्ट को अलाउ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इनका एक राइट आप अफेक्ट कर देंगे। अब आप कर भी लेंगे एंटरटेन, और मान लीजिए आप रिवर्स करेगा अगर एपेलेट कोर्ट, तो इधर तो भयानक इररिपेरेबल लॉस होगा दूसरी पार्टीज को। करेक्ट हर्षित, नो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। यस, सीपीसी में बहुत जगह अपन डिस्कस करते हैं इस बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को। इक्विटी हमेशा कंप्लीट जस्टिस होती है सबके साथ, किसी एक के साथ नहीं। अब इसके साथ आप इक्विटी कर रहे हैं, किसके पास सफिशिएंट कॉज था, तो भैया वो भी तो बोनाफाइड एक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी तो बोनाफाइड एक्ट करा है, क्योंकि टाइम लिमिट तो खत्म हो गई थी। अब ऐसे में भले ही हस्बैंड कोई सफिशिएंट कॉज प्रूफ भी कर दे, कोर्ट मे नॉट अलाउ द अपील, एक्सटेंशन और बेनिफिट ऑफ सेक्शन 5 मे नॉट अलाउ। इसीलिए मे लिखा है सेक्शन 5 में। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यस, नो, एवरीवन? मे का कहानी समझ में आ गई भाई? ऑल राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। दोनों चीजें कि अगर आखिरी दिन भी मेरे पास सफिशिएंट कॉज आया तो भी कोर्ट को देखना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि सफिशिएंट कॉज है तो हर जगह अलाउ करें। ठीक, इसीलिए, अरे मुकुल खेरा और एग्जाम, अरे भाई मैं सावधान इंडिया का स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी हूँ कि बहुत सारी कहानियां मेरे पास बेटा। दिस वाज जस्ट टू कन्वे द आइडिया कि देयर मे बी सच सिचुएशंस।
अब और अपने दिमाग से भी सोचिए। थर्ड पार्टी को कुछ हो रहा, मान लीजिए कोई घर बेचने का आपने वो किया, पोजेशन से रिलेटेड। मान लीजिए डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी का, वो एक पार्टी के फेवर में चली गई, अपील का टाइम लैप्स होने के बाद उसने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया फॉर कंसीडरेशन। अब अगर अपील आगे सुनेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे बतेर एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक पॉइंट और सेक्शन 5 में जो हमें देखना चाहिए वो ये कि जब गवर्नमेंट है एक पार्टी, अगर गवर्नमेंट को सेक्शन 5 का बेनिफिट देना है तो क्या कोर्ट कुछ प्रिविलेज दे गवर्नमेंट को, या एज इंडिविजुअल या प्राइवेट पार्टी की तरह ही ट्रीट करे, जैसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रीट करेंगे उसी तरीके से, या गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग थोड़ा होना चाहिए कोर्ट का ओपिनियन while giving the benefit of section 5 sufficient cause? What do you think? What do you think? अलग ट्रीटमेंट मिलेगा? अरे आनंद, सीपीसी में है नोटिस, उसका पर्पस आनंद समझना उस नोटिस का क्या है। देखिए, कोई अलग ट्रीटमेंट एज सच नहीं देना है सरकार को। केस है इस पे, अभी मैं लिखवाऊंगा इसके नोट्स तो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग एंड अदर्स वर्सेस काटी जी एंड अदर्स 1987। अभी मैं नोट्स दूंगा तो उसमें लिखवाऊंगा। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि इक्विटी ये कहती है कि भैया इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना। जो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए आप देख रहे हैं उसी तरीके से वही लिमिट इनको, बस एक बेनिफिट गवर्नमेंट को क्या दिया जा सकता है, तो गवर्नमेंट के केस में सफिशिएंट कॉज का इंटरप्रिटेशन थोड़ा लिबरल हो जाएगा। ज्यादा चीजें सफिशिएंट कॉज मानी जा सकती, सरकार के पास ज्यादा कॉजेज होंगे फॉर हैविंग डिले इन फाइलिंग अपील और एनी एप्लीकेशन। इस मामले में थोड़ा लीनियंट आप गवर्नमेंट के साथ हो सकते हैं कि उनके पास सफिशिएंट कॉज ज्यादा होंगे रादर देन अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बेनिफिट जरूर सरकार को मिलेगा या मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह बेनिफिट मिले। वो जो मे है ना सेक्शन 5, वो मे ही रहेगा। अगर उससे इरेपरेबल लॉस किसी तीसरी पार्टी को हो रहा है तो ऐसे केस में कोई अलग एडवांटेज सरकार को नहीं दिया जाएगा। हाँ, इस सफिशिएंट कॉज के लिए जरूर थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है गवर्नमेंट के पार्ट पे ये सफिशिएंट कॉज, कि भैया नहीं कर पाए समय पे, ये थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है इन केस ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज द ओनली थिंग। बाकी एज सच कोई एकदम इम्पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं देना है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में भी लिखते हैं तो और कुछ चीजें एक दो अपन डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5 में वो अपन कन्वे कर चुके हैं। पहली चीज वो दो डिस्क्रिप्शन कोर्ट के, पहला सफिशिएंट कॉज देखना है, दूसरा जरूरी नहीं कि सफिशिएंट कॉज है तो मिलेगा ही आपको 5 का बेनिफिट, में लिखा है क्योंकि। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी चीज कि सफिशिएंट कॉज से अगर मैं 2 दिन के लिए भी, आखिरी के 2 दिन में भी अगर सफिशिएंट कॉज मुझे प्रिवेंट करता है अपील या एप्लीकेशन फाइल करने में, तो भी मुझे बेनिफिट दिया जाना चाहिए। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि अभी तक क्या कर रहे थे। तीसरी चीज, सरकार कोई एडिशनल बेनिफिट एज सच नहीं होगा, लेकिन हाँ सफिशिएंट कॉज का जो कंसीडरेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा फॉर द गवर्नमेंट। ये दो तीन बातें इस सेक्शन 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अब क्या सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और बाकी के नोट्स अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे एज पार्ट ऑफ दीज डेमो क्लासेस। अगली क्लास आपकी कल जीके की है, उसके बाद आई कंटिन्यू विद दिस लिमिटेशन, तो उसमें मैं आपको नोट्स दे दूंगा इस सेक्शन 5 के। आई होप सेक्शन 5 आपके समझ में आ गया। इसके दो तीन एस्पेक्ट जो अपन समझना चाह रहे थे वो क्लियर हो गए। यस, नो?